लखनऊ से बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। मुख्तार अंसारी को लेकर ये बड़ी खबर लखनऊ से। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मुख्तार को बरी करने के फैसले को चैलेंज किया गया है। सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका। राज्य की अपील पर हाईकोर्ट सुनवाई के तैयार हो गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नोटिस जारी किया है। 3 हफ्ते बाद मामले में अगली सुनवाई होगी। दिसंबर 2020 में एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को बरी किया था। 3 मामलों में मुख्तार अंसारी को बरी किया गया था। लखनऊ के तत्कालीन जेलर से गाली गलौज के आरोप में तत्कालीन डीआईजी जेल को धमकाने का भी आरोप मुख्तार पर था। मुख्तार को सबूतों के अभाव में एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया था। सरकार ने इसके खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषभ, क्या जानकारी? अपर्णा, देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। दिसंबर 2020 में एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने 3 मामलों में मुख्तार अंसारी को बरी किया था, जिनमें एक गैंगस्टर का मामला था जिसमें बताया गया था कि सबूत नहीं मिल पाए हैं। सबूतों के अभाव में मुख्तार अंसारी को बरी किया गया था, माफ कीजिए। वहीं पर सरकार ने जो हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है उसमें यह भी कहा है कि एक मामला ऐसा था जिसमें गवाह की गवाही को ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान ठीक से नहीं लिया था। उसकी गवाही मुख्तार को सजा दिलाने के लिए काफी थी, लेकिन उसका संज्ञान ठीक से नहीं लिया गया। तो 3 मामले थे, जिसमें एक 2003 का मामला है। तत्कालीन लखनऊ के जेलर एसके अवस्थी के साथ गाली गलौज, उनको धमकाने का मामला था, जान से मारने की धमकी का मामला था। तत्कालीन डीआईजी जेल एसपी सिंह पुंडीर को धमकाने का मामला था। और हजरतगंज थाने में एक मामला गैंगस्टर का दर्ज हुआ था मुख्तार अंसारी के खिलाफ। इन तीनों मामलों में एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। स्पेशल कोर्ट के इस फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट लखनऊ की डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी। इसको सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है हाईकोर्ट डबल बेंच ने, और 3 हफ्ते बाद इस मामले की अगली सुनवाई होगी। मुख्तार अंसारी को नोटिस जारी कर दिया गया। पढ़ना, बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार का सिस्टम पूरी तरह फेल है, किसी काम का नहीं है, सिस्टम ठीक कीजिए। कोर्ट ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर आपके अधिकारी हालात नहीं संभाल सकते तो बताइए, हम केंद्र के अधिकारियों को लगाएंगे। कोर्ट ने साफ किया कि लोगों को मरने नहीं दे सकते। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक ऑक्सीजन सप्लायर की यूनिट को टेक ओवर करने का भी निर्देश दिया है, क्योंकि वो अदालत में झूठ बोल रहा था। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस आदेश पर भी आपत्ति जताई जिसमें यह कहा गया था कि दिल्ली हाईकोर्ट की अपील के बाद अशोका होटल में जज, कोर्ट स्टाफ और वकीलों के लिए 100 कमरे बुक किए गए हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि ऐसा आदेश क्यों जारी किया गया, जबकि हमने तो ऐसी कोई मांग की ही नहीं थी। सुशील पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ कहा हाईकोर्ट ने, आज फटकारा है दिल्ली सरकार को? जी बिल्कुल अपर्णा, साफ तौर से आज काफी अहम सुनवाई हुई और आज सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को काफी फटकार लगाई है हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से। हाईकोर्ट ने दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर फटकार लगाई है। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से कल एक आदेश जारी किया गया था जिसमें जुडिशियल अधिकारी और जो जुडिशियल जज हैं उनको अशोका होटल में फिलहाल कोरोना संक्रमण को लेकर बेड अलॉट किए गए थे, जिस पर आज काफी नाराज हुआ हाईकोर्ट और ये कहा कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपने तुरंत ये आदेश जो जारी किया है, जबकि हाईकोर्ट की तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं की गई है। इस पर फिलहाल दिल्ली सरकार को जम के फटकार लगाई है हाईकोर्ट ने। वहीं दिल्ली सरकार को यह भी कहा है कि अगर आपकी व्यवस्था आपके हिसाब से नहीं सही हो पा रही है तो हम क्यों ना इस पूरे मामले को केंद्र सरकार के हवाले कर दें और केंद्र सरकार के अधिकारी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कार्रवाई करें, ताकि तमाम जो दिल्ली की जनता है उनको ऑक्सीजन मिल सके। क्योंकि कभी आप कहते हैं कि आपके पास टैंकर नहीं है, कभी आप कहते हैं कि आपके पास व्यवस्था नहीं है, कभी आप कहते हैं कि ये पहली बार आपके सामने ये चीजें घटी हैं। तो इस प्रकार के बहानेबाजी से कहीं ना कहीं दिल्ली हाईकोर्ट काफी नाराज दिखा। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से ये पूछा है कि बेड के अलॉटमेंट को लेकर, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर और तमाम प्रकार के जो दवाइयां हैं उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था दिल्ली सरकार तो कमी है तो बताइए, लेकिन बहानेबाजी में मत उलझाइए। बहुत शुक्रिया सुशील आपका। दिल्ली सरकार को फटकार लगाई दिल्ली हाईकोर्ट ने आज, कहा कि कोई भी कमी कोई भी अभाव है तो हमें बताइए, हम उस चीज को पूरा करेंगे, पूरा करवाएंगे, लेकिन अब आप सिस्टम हर हाल में ठीक कीजिए। दिस इलेक्शन शो को पावर्ड बाय सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मौत, मेहनत कम मुनाफा मोटा। पंचायत चुनाव के चौथे चरण को लेकर प्रचार खत्म हो चुका है। चौथे चरण में पश्चिम से पूरब तक 17 जिलों में वोट डाले जाएंगे। जिन जिलों में वोटिंग है वहां तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
चौथे चरण के तहत 29 अप्रैल को संभल, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, मऊ, फर्रुखाबाद, सीतापुर, बांदा, अंबेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कौशाम्बी, सोनभद्र, गाजीपुर, कुशीनगर और शाहजहांपुर जिले में लोग मतदान करेंगे। तो 17 जिलों में वोट डाले जाएंगे। 29 अप्रैल को पंचायत चुनाव के लिए चौथे चरण के तहत इन जिलों में वोटिंग होगी। कौशाम्बी, सोनभद्र, गाजीपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर में और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए इन जगहों पर वोट डलवाए जाएंगे, वोट डाले जाएंगे। फर्रुखाबाद जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। फर्रुखाबाद जिले में 11 लाख से ज्यादा वोटर हैं। 29 अप्रैल को होने वाले चुनाव में गांव की सरकार चुनी जाएगी। जिले के 7 ब्लॉक हैं जिसमें 722 बीडीसी मेंबर्स को लेकर चुनाव होना है, जबकि 594 ग्राम प्रधान पद के लिए लोग वोट डालेंगे। बात अगर जिला पंचायत सदस्यों की करें तो 30 जिला पंचायत सदस्यों का भी चुनाव होना है। वोटिंग के लिए जिले में 908 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। कुल 594 ग्राम पंचायतों में 1964 बूथ बनाए गए हैं, जो कि 908 मतदान केंद्रों में स्थित हैं। सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कुल वोटर जो हैं वो 11,77,000 के लगभग हैं और हमारी बूथों पर सभी प्रकार की अवसरचनात्मक सुविधाएं जो एमएफ फैसिलिटीज बोलती हैं वो सब पूरी कर ली गई हैं। संभल में चुनावी रंजिश में पथराव और फायरिंग हुई है। पंचायत चुनाव के दौरान विवाद की ये दूसरी घटना है। पथराव और फायरिंग का मामला हयातनगर थाना के गांव हसनपुर मुंजप्ता का है, जहां चुनाव प्रचार के दौरान दूसरी बार पथराव और फायरिंग हुई। पुलिस ने मामले में 100 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। विवाद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। चल के उनके फिरोजाबाद में सोमवार को हुए पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान कई जगह विवाद हुआ। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बैलेट बॉक्स ले जा रही एक बस को कुछ लोगों ने घेर लिया है और उसमें तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। ये वीडियो नारखी इलाके के ग्राम पंचायत नौरवे तालुका में रेमजा का बताया जा रहा है। यूपी के सीतापुर में चौथे चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अंतिम क्षणों की सरगर्मियां काफी तेज नजर आ रही हैं। प्रत्याशी मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें प्रत्याशी मतदाताओं की चौखटों की गणेश परिक्रमा तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनका मुंह मीठा कराने के लिए तरह तरह के व्यंजन भी बना रहे हैं। ऐसी एक खबर पर प्रशासन ने प्रत्याशी के ढाबे पर छापा मारा तो हड़कंप मच गया। वहां से भारी मात्रा में लड्डू मिले हैं। भदोई ग्राम प्रधान पद के एक प्रत्याशी की मौत हो गई। मामला कोतवाली इलाके के डूडवा गांव का है, जहां लालजी गौतम ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी थे। उनकी अब अचानक मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि 21 अप्रैल को जमीन के विवाद में उनके साथ मारपीट हुई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। मारपीट से मौत की बात पुलिस अभी नकार रही है। कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शाम को तीसरे बार हम लोग बाहर रहते हैं दिल्ली में। हम लोग 2 भाई रहते हैं और एक विकलांग रहता है, वो भी आया हमारे यहाँ। शाम को 7 बजे उनकी लड़की लोग पत्थरबाजी की है घसेड़ के। मेरे कौन लोग थे, कहाँ का मामला है? मेरे डुलवा धर्मपुरी का बगल में पट्टीदार हैं सर। वाराणसी में महिलाओं कोरोना योद्धाओं की मदद कर रही हैं। ये महिलाएं घर बैठे वो सामान बनाती हैं, जिसकी वजह से कोरोना योद्धा इस वायरस से लड़ते हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पीपीई किट और मास्क बना रही हैं। वो इसे निजी और सरकारी अस्पतालों में सप्लाई कर रही हैं। इससे न सिर्फ महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, बल्कि पीपीई किट और मास्क भी लोगों को आसानी से मिल पा रहा है। हम लोग जो है जो कोरोना फैला हुआ है उससे जो हमारे योद्धा लड़ रहे हैं, उनके लिए जो बचाव का चीज़ है, जैसे पीपी किट हो गया, मास्क हो गया, मोजा हो गया, हम लोग उनके लिए तैयार कर रहे हैं। हुडा के माध्यम से मैं आ रहा हूँ और मैंने समूह बनाया है 110। तो उसमें एलएफ के माध्यम से क्षेत्र स्तरीय इस जहाँ ये काम हो रहा है, जन कल्याण क्षेत्र स्तरीय समिति के द्वारा हो रहा है।
संगम नगरी प्रयागराज में एक शख्स ऐसा है जो परेशान और जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। फैजल नाम का ये शख्स कोरोना के मुश्किल वक्त में गरीबों और दूसरे जरूरतमंदों को न सिर्फ मुफ्त में शव वाहन मुहैया करवा रहा है, बल्कि अनाथ लोगों की अर्थी को कांधा देकर उनका अंतिम संस्कार भी करा रहा है। हालांकि फैजल खुद गरीब परिवार से हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मुफ्त में लोगों को शव वाहन मुहैया करवाकर तमाम सक्षम लोगों और सिस्टम को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। नहीं लेते हैं डीजल और ड्राइवर का जो अपना ये हमारे ड्राइवर है, इनको अपना पैसा जो जनता देती है, जैसे चलती फिरती जनता, उनसे ये ड्राइवर को दे देते हैं। महीने में जो डीजल अगर आदमी दे दिया 200, 300, 400, उसका हम डीजल भरा देते हैं। हम अपने लिए नहीं सोचते कि हम कपड़ा बनवा लें, जूता पहन लें, ये सब नहीं सोचना, सिर्फ जनता सेवा भाव में लगे रहते हैं। कोरोना को लेकर देश के कई राज्यों से हर दिन डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस बीच यूपी से थोड़ी राहत देने वाली खबर आई है। यूपी में कोरोना की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगा है। लगातार तीसरे दिन कोरोना के केस में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में 32,993 नए कोविड केस सामने आए हैं। वहीं 30,398 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। जहां तक मौतों का सवाल है तो 24 घंटे में 265 कोविड संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल यूपी में एक्टिव मामलों की संख्या 3,06,458 है। 24 घंटों में संक्रमण के 32,993 मामले सामने आए हैं। ये पिछले दिन की तुलना में लगभग 500 कम है। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 30,398 है और एक्टिव केस की संख्या इस समय 3,06,458 है। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 265 लोगों की मृत्यु हुई है। कोविड कंट्रोल पर सीएम योगी का निर्देश सामने आया है। लोगों की जान बचाना सरकार की प्राथमिकता है। कोविड अस्पतालों के लिए सेक्टर सिस्टम लागू किया जाए। हर सेक्टर में प्रभारी मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाए। कोविड मरीजों को भर्ती करने में आनाकानी ना करे। हर मरीज को इलाज मुहैया करवाया जाए। हर जिले में बेड की संख्या डबल की जाए। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश कोरोना को मात देकर एक बार फिर सिस्टम में लौट आए हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। खबर है कि डीएम अभिषेक प्रकाश ने कोविड-19 रूम जाकर समीक्षा की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, नगर निगम और पुलिस के साथ बैठक की और कोरोना से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी अस्पतालों को खाली बेड की संख्या लोगों के सामने पारदर्शी तरीके से रखनी चाहिए, ताकि लोगों की मुश्किलें कम हो सकें। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी चुनाव आयोग को नोटिस। पंचायत चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर जवाब मांगा गया है। 3 चरण में कोविड कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए गए, ये कोर्ट ने पूछा है। चौथे चरण में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो, ये बात कही गई है कोर्ट की ओर से। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने को लेकर सख्त नियम लागू हो। 3 मई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। सर्वेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर्वेश बताएं। देखिए, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका कायम की है। इस मामले की सुनवाई पहले 26 अप्रैल को होनी थी, लेकिन 26 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवकाश होने की वजह से इस मामले की सुनवाई आज हुई है। और कोर्ट ने इस मामले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर चिंता भी जताई है और कोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन की जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक है और किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन से मौत न हो। इसके साथ साथ कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि 7 दशकों में देश में कई बड़े उद्योग लगे हैं, लेकिन अगर आज हम नागरिकों को ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं तो ये बेहद शर्मनाक है। कोर्ट ने एक मीडिया रिपोर्ट के का संज्ञान लेते हुए स्टेट इलेक्शन कमीशन को यानी राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव में जिस तरह से लापरवाही हुई, गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, इस पर अगली सुनवाई पर चुनाव आयोग स्पष्टीकरण दे। कोर्ट ने पूछा है कि 3 चरणों में जो अब तक चुनाव हुए हैं उसमें क्या कुछ कदम उठाए गए। सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।